तो सबसे पहला क्या है पूंजी बाजार। ठीक है, मनी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार देखते हैं। ठीक है, तो पूंजी बाजार एक व्यापक अवधारणा है जिसमें प्राइमरी मार्केट एवं सेकेंडरी मार्केट दीर्घकाल के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं, दीर्घकालीन डिवेंचर, बॉन्ड मार्केट, बैंक, निवेशक और अन्य सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जिसमें प्राइमरी मार्केट व सेकेंडरी मार्केट, दीर्घकाल के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं, दीर्घकालीन डिबेंचर, बॉन्ड मार्केट, बैंक, निवेशक और अन्य सभी सम्मिलित होते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकाल के लिए फंड प्रदान करते हैं। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली में दीर्घकालिक फंड बाजार है। तो क्या है वित्तीय प्रणाली में दीर्घकालिक फंड बाजार है। पूंजी बाजार क्या है? वित्तीय प्रणाली में दीर्घकालिक फंड बाजार है जिसमें इक्विटी, अंश पत्र, ऋण दोनों के माध्यम से ही पूंजी की उगाही की जाती है। तो किस किस के द्वारा? इक्विटी यानी अंश पत्र एवं ऋण, इन दोनों के माध्यम से। फिर पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य बचत आदि के क्षेत्रों को बचत उपलब्ध करवाना जहां बचत की मांग है। ठीक है, फिर पूंजी बाजार के दो भाग हैं। पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीय पूंजी बाजार। नए अंश पत्रों का क्रय किया जाता है प्राथमिक इसमें तो। ठीक है, और जो नॉर्मल है, फिर कंपनी सीधे जनता को अपने अंश या अंश पत्र या शेयर ये बेचती है इसमें तो। ठीक है, सीधे जनता को। फिर अपने सेबी में लिस्टिंग होने की पूर्व में आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए सेबी में लिस्टिंग होने की पूर्व में आवश्यकता नहीं है। जनता द्वारा दिया गया पैसा सीधे कंपनी के पास आ जाता है। फिर है उपकरण जैसे आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट और बोनस शेयर, राइट इशू, ये सब। तो ये है प्राथमिक पूंजी बाजार। तो क्या है, सीधे जनता को अपने अंश पत्र देते हैं और इसके लिए सेबी में लिस्टिंग होने की पूरी आवश्यकता नहीं है। जनता द्वारा पैसे सीधे कंपनी को मिलते हैं। और आईपीओ, एफपीओ। फिर द्वितीय पूंजी बाजार, तो पूर्व में जारी किए शेयर की खरीद फरोख्त होती है इसमें। और यह स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई में होता है। क्रय विक्रय निवेशक के माध्यम से होता है। फिर क्रय विक्रय का पैसा कंपनी के पास नहीं आता। ठीक है, तो इसमें कंपनी के पास नहीं आता, लोगों के पास ही आता है। ठीक है, जो अपने शेयर बेच रहे हैं। फिर बाजार में शेयरों की मांग व कंपनी की भविष्य योजना के अनुसार शेयरों के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये हैं जैसे बीएसई, एनएसई, निफ्टी, सेंसेक्स और ये हो गए। फिर प्राथमिक बाजार, तो प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज वह शेयर बाजार है जिसमें आईपीओ, आईपीओ एवं राइट इश्यू जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इशू किए जाते हैं। फिर देखें आगे, जब किसी कंपनी द्वारा शेयर पहली बार पब्लिक के लिए बिकने के लिए प्राइमरी मार्केट में लाया जाता है तो आईपीओ कहते हैं। यह एक नई कंपनी होती है, अभी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई रहती है। आईपीओ का निर्गमन स्क्रीनिंग आधारित नीलामी के द्वारा किया जाता है। कई बार आईपीओ को प्रोस्पेक्ट द्वारा निर्गमन भी कहा जाता है। फिर आगे देखें तो प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? तो इसमें कंपनी के उद्देश्य है, जैसे कंपनी के फाउंडर और चार्टेड अकाउंटेंट, जोखिम है, पारदर्शिता इत्यादि का वर्णन होता है। तो ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट हैं। फिर यह एक प्रपत्र होता है जिसमें कंपनी के संबंध में सब विवरण लिखित रूप में होते हैं। 1 जनवरी 2016 को सेबी ने ई ईपीओ लाना अनिवार्य कर दिया है। तो ईपीओ भी लाना अनिवार्य हो चुका है। फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब कोई पुरानी कंपनी जिसके शेयरधारक बाजार में सूचीबद्ध हैं वह कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए पुनः शेयर प्राथमिक बाजार में जनता के लिए निर्गमित करती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ जारी करने पर जनता सीधे शेयर को खरीदती है और पूंजी कंपनी को दी जाती है। फिर राइट इशू क्या है? जब कंपनी अपना विस्तार करती है तथा अतिरिक्त शेयरों की निर्गमन करती है, यदि शेयरों का निर्गमन कंपनी के पुराने शेयर धारकों को प्राथमिकता दे तो इसे राइट इशू कहा जाता है। मतलब जो अपने पुराने शेयर धारक हैं उनको अपन पहला मौका दे जब भी अपन कोई नए शेयर निकालें बाजार में। ठीक है, फिर बोनस शेयर, तो जब कंपनी अपने संचित लाभ का कुछ हिस्सा अपने वर्तमान शेयर होल्डर को शेयर के रूप में जारी करती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। और यह शेयर कंपनी द्वारा निशुल्क जारी किया जाता है।
बोनस शेयर जारी करने से कंपनी का नेटवर्थ अपरिवर्तित रहता है और परंतु कंपनी के प्रति शेयर मूल्य में गिरावट होती है। तो क्या होती है इसमें, शेयर मूल्य में तो गिरावट हो जाती है क्योंकि उनको कुछ रुपए नहीं मिलते हैं, निःशुल्क जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर निजी आवंटन, तो प्राइवेट इशू क्या है, कंपनी अपने नए शेयर आईपीओ लाने से पूर्व कुछ गणमान्य निवेशकों, बैंकों, बीमा कंपनियों, रिश्तेदारों को निजी तौर पर जारी करती है, वो है प्राइवेट इशू। फिर सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो द्वितीयक बाजार में पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। द्वितीयक बाजार में उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है जो स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो। स्टॉक एक्सचेंज एवं वायदा बाजार संघ सूची में आता है, याद रखना है संघ सूची का हिस्सा है ये। फिर आगे चले तो द्वितीय बाजार क्या है, कंपनियों, निगमों तथा वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए होता है ये, ठीक है। फिर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इसमें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये सारे हमारे कौन कौन से एक्सचेंज वो हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर आगे देखो, सरकारी प्रतिभूतियों तथा पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए बाजार सब्सिडरी जनरल लेजर एसटीएल का उपयोग करते हैं। तो जो सरकारी प्रतिभूति हो गई, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर के कोई बॉन्ड है, उनके लिए बाजार में सब्सिडरी जनरल लेजर होता है। यह सरकारी ट्रेजरी बिल एवं सरकारी दीर्घकालिक बॉन्ड का क्रय विक्रय करता है। तो कौन सब्सिडी, ये सब्सिडरी जनरल लेजर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनका क्या है, दीर्घकालिक बॉन्ड का क्रय विक्रय करता है। फिर आगे चले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। फिर स्थापना हुई थी 1875 में, मान्यता 1956 में, और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ये। बोल्ट सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भारत का पहला एक्सचेंज। फिर सेंसेक्स, प्रेमचंद राय इसके संस्थापक थे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की 30 बड़ी कंपनियों का सेंसिटिव इंडेक्स है ये। आधार वर्ष है 1 अप्रैल 1989 सॉरी। और सेंसेक्स शब्द दीपक मोहानी ने दिया था। एस एन पी एंड सेंसेक्स की शुरुआत की गई, एस एन पी द्वारा सेंसेक्स की शुरुआत की गई। फिर बैंक बेस, तो बैंक ये क्या है, ये 2003 में आया था, 12 बैंकों का सेंसिटिव सूचकांक है। बीएसई 200, तो बीएसई की 200 बड़ी कंपनियों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी 200 बड़ी कंपनियों की, जैसे कि ए श्रेणी की कंपनी इसमें 35, बी की है 115 का सेंसिटिव सूचकांक है ये, ठीक है। और इसे डॉलर में प्रकाशित किया जाता है, जिसे डॉलेक्स भी कहते हैं। आधार वर्ष है 89-90, तो ये सब हो गया। फिर अन्य डॉलर सूचकांक है जैसे BSF 100 और नेटेक्स। बीएसई 500 क्या है, तो वर्ष 1999 में बीएसई की 500 बड़ी कंपनियों का सेंसिटिव सूचकांक। फिर नेशनल सूचकांक, तो बीएसई की 100 बड़ी कंपनियों का सेंसिटिव सूचकांक। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो बीएसई के अधिकार को तोड़ने हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई 1991 में, फेरबानी समिति की सिफारिश पे। 1992 में स्थापना। तो एनएसई है ना, नेशनल वाला, वो बीएसई अकेला काम करता था, उसके लिए फिर उसके सामने लाए इसको। 25 करोड़ की क्षमता पूंजी से शुरू हुआ था, मान्यता इसको सेबी ने दी है 1993 में, कार्य प्रारंभ हो गया 94 में। मुख्य प्रवर्तक है इसका इडबी, आईडीबीआई बैंक, ठीक है। मुख्यालय मुंबई में, इसके 20% शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास है और टर्नओवर की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये। फिर निफ्टी, तो एनएसई की 50 बड़ी कंपनियों का सेंसिटिव इंडेक्स है निफ्टी। आधार वर्ष है 95, शुरुआत हुई थी 8 जुलाई 96 को, नया नाम है इसका S&P CNX 50, S&P CNX निफ्टी, यह डॉलर वर्जन है। फिर CNX निफ्टी जूनियर, ये 500 कंपनियों का सेंसिटिव इंडेक्स है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो स्थापना 1990 में, कार्य शुरू 28 नवंबर 1992। देश का पहला कागज रहित शेयर कारोबार स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें छोटी मध्यम आकार की कंपनियां शामिल हैं जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल 30 लाख से 20 करोड़ के मध्य होती है। फिर स्पॉट एक्सचेंज, तो इसमें किसी वस्तु का समझौता एवं क्रियान्वयन एक ही समय होता है और यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है
जो कृषिगत उत्पादों, धातुओं, सोने चांदी, बुलियन के क्रय विक्रय को स्पॉट संविदा उपलब्ध करवाता है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जहां किसान व्यापारी राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मूल्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी स्थान पर किसी के साथ भी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं तथा उसी स्थान पे किसी के साथ भी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। ठीक है, और यह भी बाजार में स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार कार्य करता है। भारत में स्पॉट स्पॉट एक्सचेंज है जैसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, एनसीडीएक्स मार्केट लिमिटेड, रिलायंस स्पॉट एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। फिर स्पॉट एक्सचेंज के नियामक हैं फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन, और जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। वायदा बाजार क्या है? तो किसी वस्तु का समझौता या क्रियान्वयन अलग अलग समय पर होता है। जब किसी प्रतिभूति का क्रय विक्रय भविष्य की किसी तारीख पर किया जाना है, लेकिन प्रतिभूति की कीमत व सेवा शर्तें वर्तमान में ही निर्धारित की जाएं, तो उसे वायदा कहते हैं। इसका नियामक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा किया जाता है। 2015 में सेबी में विलयन कर दिया गया था इसका। फिर वस्तु व्यापार एंड कमोडिटी एक्सचेंज, तो ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंतर्गत आता है। भारत में वस्तु व्यापार की शुरुआत 1875 में हुई थी। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, कृषि उत्पादों और डेरिवेटिव्स उत्पादों का कारोबार किया जाता है। इसका उद्देश्य वस्तु में वायदा बाजार फ्यूचर ट्रेडिंग की सुविधा देना है। वायदा बाजार में समझौता एवं क्रियान्वयन अलग अलग होता है। यह भी स्पॉट एक्सचेंज के समान है, परंतु समय अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो ये भी एक क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, और 1875 में और ये सब हुआ है। फिर है प्रमुख वस्तु एक्सचेंज कौन कौन से हैं? तो एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई, और सबसे पुरानी संस्था है, 2003 में स्थापना। फिर एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड मुंबई, एनएमसीई नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद, आईसीईएक्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड 2009। फिर एमसीएक्स और एसएक्स, तो ये है मुंबई का देश का पहला इंडेक्स जिसमें स्टॉक शेयर व कमोडिटी गुड्स दोनों का व्यापार होता है। कौन सा? एमसीएक्स एसएक्स 2013 मुंबई में है जो। फिर एस डेरिवेटिव एंड कमोडिटी, ये है गुजरात का। यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज नवी मुंबई। अब है डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी क्या है? इसमें निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों जैसे शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि में किए गए निवेश का इलेक्ट्रॉनिक डेटा रखा जाता है। व्यवस्था 1996 में शुरू की गई, इसे डीमेट भी कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, स्थापना 1996, प्रथम सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। संस्थापक है एनएससी। सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, स्थापना 1999, संस्थापक है बीएसई। तो ये कौन है? एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर क्रेडिट रेटिंग, तो उधार लेने वालों की साख की क्षमता, उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण करती है। 1909 में यूएसओ में शुरू की गई है अवधारणा। भारत की प्रमुख एजेंसियां हैं जैसे क्रिसिल है 1987 में, इकरा है 1991 और केयर है 1993। फिर सिबिल है जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। भारत सरकार की एजेंसी है ये तो सिबिल, तो और मुख्यालय मुंबई में। क्रेडिट सूचना प्रदान करने वाली पहली संस्था है ये। फिर ये है फ्री तो FRIPL फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और एक है क्रिस 31 जनवरी 2012 को स्टार्ट हुई वित्त मंत्रालय द्वारा। क्रिस तो संप्रभुत्व देशों की रेटिंग का तुलनात्मक अध्ययन करती है। कौन सी? क्रिस। फिर कंपनी की पूंजी, तो जब किसी कंपनी की स्थापना होती है तब कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी रजिस्ट्रार को देना होता है। एमओए में कंपनी की संपूर्ण पूंजी का उल्लेख होता है। फिर होता है अधिकृत पूंजी, तो मेमोरेंडम में उल्लिखित अधिकतम पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी की अधिकृत पूंजी को बराबर मूल्य के शेयर में विभक्त किया जाता है। ठीक है। फिर है आगे निर्गमित पूंजी, इश्यू कैपिटल, कंपनी की अधिकृत पूंजी में से जितने शेयर जनता के लिए निर्गमित किए जाते हैं वो है कौन सी? इश्यू कैपिटल। फिर है सब्सक्राइब कैपिटल, निर्गमित पूंजी में से जितनी पूंजी की मांग जनता द्वारा की जाती है, जिसे जितने शेयर जनता खरीदती है।
ठीक है, वो है। फिर प्रदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी में से जितनी पूंजी जनता ने कंपनी को अदा की है वह उसे प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो पार्थिव पूंजी में से जितनी हमने अदा को। फिर भारत में किसी कंपनी को अपने शेयर डिस्काउंट या अंकित मूल्य से कम पर बेचने की अनुमति नहीं है। इस स्वेट इक्विटी को डिस्काउंट पर बेचा जा सकता है। प्रेसवेट इक्विटी कंपनी को अपने बेहतरीन निदेशकों कर्मचारियों को अवार्ड के रूप में शेयर जारी कर सकती है। प्रतिभूति, तो प्रतिभूति दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है बॉन्ड और एक होते हैं शेयर। बॉन्ड हो सकते हैं सरकारी और निजी दोनों। तो सरकारी होते हैं वो होते हैं ट्रेजरी बिल, और जो निजी होते हैं वो होते हैं हुंडी या डिबेंचर। ठीक है। फिर शेयर, शेयर क्या है, प्रिफरेंस शेयर हो सकते हैं या इक्विटी शेयर हो सकते हैं। अब बॉन्ड, बॉन्ड को देखते हैं। तो बॉन्ड ये ऋण पत्र के समान है, जारी करता है उसे एक निर्धारित ब्याज दर पर ऋण मिलता है। फिर ब्याज दर को कूपन रेट भी कहते हैं। बॉन्ड अल्पकालिक ऋण है। ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी एक बॉन्ड है जिसे सरकार को अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है। आरबीआई द्वारा भारत सरकार के लिए ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, T91, T182 और T364। ट्रेजरी बिल 91 दिन का होता है, वो होता है 3 महीने का। एक होता है 6 महीने का ऋण और एक होता है ट्रेजरी बिल 12 महीने का। फिर हुंडी, ये एक बॉन्ड का प्रकार है, उपयोग निजी क्षेत्र अल्पकालिक ऋण लेने के लिए करता है। फिर ऋण पत्र या डिबेंचर, ऋण पत्र के आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती हैं। यह बॉन्ड का एक प्रकार है। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है, मालिक नहीं होता है। और निवेशक को निश्चित ब्याज की प्राप्ति होती है। फिर शेयर, निवेशक कंपनी में हिस्सेदार होता है। शेयर, शेयर अंश पत्र, प्रेफरेंस शेयर, वरीयता अंश। तो ऐसे शेयर धारकों को कंपनी में लाभ वितरण में प्राथमिकता दी जाती है, इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। पर फिर इक्विटी शेयर, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, मताधिकार प्राप्त होता है। लाभ वितरण के दौरान प्राथमिकता नहीं दी जाती, कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं पर ये। फिर बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एम कैप। फिर है बाजार पूंजीकरण, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों की वर्तमान में बाजार में प्रचलित मूल्य शेयर से गुणा करने पर उस कंपनी का बाजार पूंजीकरण ज्ञात होता है। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किए एवं प्रति शेयर बाजार मूल्य 10 रुपए है, तब इसका पूंजीकरण हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपए। फिर बाजार पूंजीकरण आधार पर तीन प्रकार की कंपनियां वर्गीकृत की जा सकती हैं, तो लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल। स्मॉल कैप है जो 5,000 करोड़ से कम की है, मीडियम कैप है जो 5,000 से 20,000 करोड़ की है, और लार्ज कैप है जो 20,000 करोड़ से ज्यादा का है ना। फिर पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स क्या है, ये प्रेस संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के समान होते हैं। ये नोट विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई द्वारा उन निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अपना पंजीयन सेबी के साथ करना नहीं चाहते हैं। ऐसे एफआईआई जो सेबी में पंजीकृत हैं, पी नोट्स उन निवेशकों को जारी कर सकते हैं जो सेबी में पंजीकृत नहीं है। फिर आगे चलें तो सेबी दिशा निर्देश, सेबी ने प्रत्येक पी नोट्स के लिए $1,000 का नियामक शुल्क लगाने की योजना बनाई है। सेबी ने उन पी नोट्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है जिनका प्रयोग विशुद्ध रूप किया जाता है। फिर 2020 तक सट्टे के लिए पी नोट्स पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव सेबी द्वारा दिया गया है। म्यूचुअल फंड, अधिकांश व्यक्तियों को शेयर बाजार की जटिलता का आभास नहीं होता, वे शेयर बाजार में निवेश कर हानि प्राप्त करते हैं। अतः म्यूचुअल फंड एक मध्यस्थ होते हैं जिनके पास शेयर में निवेश व लाभ प्राप्त करने का अनुभव होता है। ये छोटे निवेशकों का धन शेयर बाजार में निवेश कर उच्च प्रतिफल प्राप्त करवाने में सहायता करते हैं। यूनियन ईस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई एक्ट 1963 के तहत 1964 में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। सेबी द्वारा भारत का दूसरा 1986 में म्यूचुअल फंड था। कौन सा, एसबीआई, सॉरी एसबीआई भारत का दूसरा। फिर मुख्य तथ्य क्या है, तो हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के संकट के कारण म्यूचुअल फंड उतार चढ़ाव देखे गए हैं।
कौन? तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संकट। म्यूचुअल फंड के उदाहरण कौन से हैं? जैसे इनविट और हो गया एक तो, और एक हो गया रीट, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। फिर एक इनसाइड ट्रेडिंग, तो ये क्या है? तो ये होता है बेदिया कारोबार। ये व्यक्ति कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। कंपनी गोपनीय जानकारी जैसे लाभ, घाटे, कंपनी कौन सी क्षेत्र में निवेश कर रही है, भविष्य प्लान क्या है, इत्यादि की जानकारी होती है। जानकारी का उपयोग कर वे सहयोगी शेयर बाजार से लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलें। तो जानकारी का उपयोग कर वे या इनके सहयोगी शेयर बाजार से लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इनसाइडर ट्रेनिंग पे 2019 के दिशा निर्देश। सेबी ने आंतरिक सूचना के आदान प्रदान पर नियंत्रण के लिए मानदंड स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, फिर मानदंड टी के विश्वनाथ समिति की सिफारिश पर दिए गए। कंपनी ऐसे संचालक जो अपनी कंपनी वैध उद्देश्य संवेदनशील जानकारी को छुपाते हैं या प्रकाशित रखते हैं, ऐसे लोग इनसाइडर ट्रेनिंग के मानदंडों के उल्लंघन के दोषी होंगे। फिर है महत्वपूर्ण शब्दावलियां, तो जीरो कूपन, ऐसा बॉन्ड जिस पर मिलने वाली ब्याज दर शून्य होती है। स्टैक, ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिक बाजार में शेयर खरीदना पसंद करते हैं। कर्व ट्रेडिंग, शेयर बाजार के बाहर, ठीक है, शेयरों का क्रय विक्रय करना। जंक बॉन्ड, जिनकी रेटिंग नीचे होती है, जिन पर प्रतिफल लाभ उच्च होता है। तो क्या है जंक बॉन्ड? क्या है? जिन बॉन्ड की जिनकी रेटिंग नीचे होती है लेकिन उन पर प्राप्त प्रतिफल उच्च होता है। फिर बीटा, किसी प्रतिभूति की जोखिमता की तुलना बाजार जोखिम से करना। पीई अनुपात, तो शेयर के मूल्य को प्रति शेयर अर्जित आय से भाग देने पर प्राप्त अनुपात। फिर शॉर्ट सेलिंग, अगर किसी निवेशक के पास शेयरों की संख्या कम है तो वह उससे ज्यादा का सौदा करे। फिर बुक बिल्डिंग क्या है? आईपीओ जारी करने से पूर्व लोगों का मत जानने हेतु किया गया सर्वे। अंडरराइटिंग, इसे अभिगोपन भी कहते हैं। आईपीओ जारी करने से पूर्व अंडरराइटिंग कर निवेशकों को आश्वासन दिलाती है कि उनका निवेश सुरक्षित है। फिर बुल या तेजड़िया, तो ऐसे निवेशक जिन्हें लगता है भविष्य बाजार के मूल्य में वृद्धि होगी, अतः वे वर्तमान में शेयर को खरीदते हैं या आशावादी होते हैं। फिर बियर या मानदड़िया, तो इन्हें लगता है कि भविष्य में शेयर बाजार के मूल्य में गिरावट होगी जिससे हानि होगी, अतः शेयर को बेचते हैं ताकि आज कम से कम हानि हो, निराशावादी होते हैं। फिर है अल्फा शेयर, तो इन्हें एक ग्रुप शेयर भी कहा जाता है। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी क्रय विक्रय में बाधा नहीं आती। फिर ब्लू चिप शेयर, बड़ी कंपनियों के शेयर जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक होता है, इनकी मांग ज्यादा रहती है, अतः इन्हें ग्रोथ शेयर भी कहते हैं। फिर फिशर प्रभाव, तो दो देशों के बीच मौद्रिक ब्याज अंतर को उन देश के महंगाई अंतर के बराबर होना चाहिए। फिर है स्नो बॉलिंग प्रभाव, तो शेयर के मूल्य में थोड़ी वृद्धि से शेयर खरीद बढ़ जाती है, शेयर का मूल्य इतना बढ़ जाए कि सर्किट ब्रेकर लगाना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? स्नो बॉलिंग प्रभाव। फिर एंजल निवेशक, तो बजट 13-14 में संकल्पना लाई गई से ऐसे निवेशक होते हैं जो किसी उद्यम की स्थापना हेतु प्रारंभिक अवस्था में पूंजी प्रदान करते हैं। फिर हंग अप, यदि कोई व्यक्ति शेयर के स्टॉक को रोक कर इसलिए रखता है कि भविष्य में उसे लाभ होगा। फिर आर्बिट्रेज, तो विश्व के बाजारों में विदेशी विनिमय दरों के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु विदेशी प्रतिभूतियों मुद्राओं को एक साथ खरीदना। फिर क्रैश, तो शेयर के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि या कमी। बबल क्या है? शेयर के बंद भाव एवं खुलने के भाव में अत्यधिक अंतर। फिर है सर्किट ब्रेकर, तो शेयर के मूल्य में असामान्य उछाल या गिरावट होने पर सेबी द्वारा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है जिससे कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है। फिर शेयर वारंटी एक प्रपत्र है जिसमें धारक व्यक्ति को उल्लिखित शेयरों की संख्या भविष्य में निश्चित मूल्य पर खरीदने का अधिकार देता है। फिर ब्रिंग लोन, अस्थायी ऋण की सुविधा जब तक स्थायी ऋण प्राप्त न हो जाए। फिर मार्टिन ट्रेडिंग 2001 में शुरू की गई जिसमें निवेशक ट्रेडिंग के दौरान अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक शेयर खरीद सकता है। फिर रैंडम वॉक थियरी, तो बर्टन मालकेल द्वारा प्रतिपादित, जिसके अनुसार शेयर बाजार के मूल्यों में उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
फिर गिल्ट एज्ड बाजार, तो यह बाजार एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का बाजार होता है। सरकारी और अर्ध सरकारी, ये सरकारी प्रतिभूतियां अत्यधिक सुरक्षित और विश्वसनीय होती हैं। फिर म्युनिसिपल बॉन्ड, तो शहरी स्थानीय निकाय द्वारा परियोजनाओं हेतु धन उगाही हेतु ऋण पत्र जारी करना। 1997 में बेंगलुरु नगर निगम पहला था। 2020 में लखनऊ नगर निगम ने भी बॉन्ड जारी किए। फिर वेंचर कैपिटल फंड, कोई उद्यम जो उसकी प्रारंभिक अवस्था में है एवं जोखिम भी ज़्यादा है फिर भी निवेश करना, वैकल्पिक निवेश फंड की श्रेणी में आता है। फिर हेज फंड, ऐसे फंड में निवेश करना ऐसे फंड में निवेश कम होते हैं जो प्रति निवेशक न्यूनतम 1 करोड़ रुपए इस फंड में रखते हैं। इसका उपयोग अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में किया जाता है ताकि उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सके। फिर लिबोर, लंदन में औसत अंतर बैंक उधारी दर, मिबोर मुंबई में औसत अंतर बैंक उधारी दर। फिर फ्लोटिंग रेट डिबेंचर, तो ऐसे ऋण पत्र जिन पर ब्याज दर स्थिर नहीं रहती, जिन पर ब्याज दर ऋण पत्र की पूर्ण परिपक्वता अवधि में किसी मानक बेंचमार्क की दर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर लैम डक, तो ऐसे सट्टेबाज जो अपने वादों को निर्वाह करने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, लैम डक। क्रेता एवं विक्रेता की भूमिका उल्टी हो जाती है, किसमें? रिवर्स ऑक्शन में। फिर एडीआर, यदि कोई भारतीय कंपनी अमेरिकी बाजार घरेलू बाजार से पूंजी उगाना चाहती है तो उसे एडीआर प्राप्त करना होगा। जीडीआर, वैश्विक बाजार से धन उगाही करने के लिए। आईडीआर, यदि कोई विदेशी कंपनी भारतीय घरेलू बाजार से धन उगाही करना चाहती है। फिर ग्रे बाजार, ऐसा समानांतर बाजार जिसका लेखा जोखा सेबी के पास भी नहीं होता है, तो वह ग्रे बाजार।